तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक लेटेस्ट मूवी को जिसका नाम है टीनेज सेक्स एंड डेथ एट कैंप मियास्मा। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में ही हमें पता चलता है कि ये एक मूवी के अंदर एक और मूवी की कहानी दिखाई जाती है। मतलब इस दुनिया में एक स्लैशर फ्रेंचाइजी होती है जिसका नाम होता है कैंप मियास्मा और इसकी पहली फिल्म 1983 में आई थी और वो बहुत ज्यादा बड़ी हिट रही थी। और उस हॉरर फिल्म में एक कैरेक्टर था जिसका नाम होता है लिटिल डेथ, जिसके हाथ में एक स्पीयर जैसा हथियार होता है और उसके फेस पर एक बड़ा सा स्क्वायर मास होता है जो एक एयर वेंट जैसा देखने को मिलता है दोस्तों। और लिटिल डेथ एक लेक के अंदर रहता है और कभी कभी वहां से बाहर निकलकर कैंप में आए लोगों को मार देता है। और इस फिल्म में ब्लड और गोर को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था और ये फ्रेंचाइजी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी कि इसके टॉयज, गेम्स और कलेक्टिबल्स तक मार्केट में आ गए थे। और इसके बाद कई सारे सीक्वल्स बनते गए, लेकिन जैसे जैसे नए पार्ट्स आते गए उनकी क्वालिटी और स्टोरी कमजोर होती चली गई। लोग अब इन फिल्म्स का मजाक उड़ाने लगते थे और मॉडर्न टाइम में लोग ये भी कहने लगते थे कि ये फ्रेंचाइज बहुत ज्यादा होमोफोबिक और ट्रांसोफोबिक थी। और अब प्रेजेंट टाइम में इस फ्रेंचाइजी को रिबूट करने का प्लान बनाया जाता है और इस बार डायरेक्टर के रूप में क्रिस विलियम्स नाम की एक लेडी को चुना जाता है जो खुद ओपनली क्वेयर होती है, जिन्होंने 2024 में एक स्लीपर हिट फिल्म भी बनाई थी। और प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि एक क्वेयर डायरेक्टर लाकर फ्रेंचाइजी की ट्रांसोफोबिक इमेज को क्लीन कर दिया जाए और इस नए रिबूट में लिटिल डेथ की बैक स्टोरी भी दिखाई जाए जिसमें LGBTQ एंगल को पॉजिटिव तरीके से दिखाने की पूरी कोशिश की जाती है और ये चीज प्लान की जाती है। यहीं पर क्रिस असल में इस फ्रेंचाइजी की बहुत ज्यादा बड़ी फैन भी होती है और वो अब बिली से मिलने जा रही होती है जो पहली कैंप मियास्मा फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी। और उस फिल्म के बाद उसने कभी किसी मूवी में काम नहीं किया होता। और बिली कनाडा के एक बहुत ज्यादा रिमोट जगह पर रहती है और रास्ते में एक गैस स्टेशन पर क्रिस कुछ कैंडीज खरीदती है और फोन पर अपनी पार्टनर मैरी से बात करती है। और हमें पता चलता है कि क्रिस एक पॉलीएमरस रिलेशनशिप में है, मतलब उसके एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं और सब लोगों की इसमें सहमति होती है। और इसी गैस स्टेशन पर क्रिस को कैंप मियास्मा के पार्ट 6 की एक DVD भी देखने को मिल जाती है जिसे वो खरीद लेती है। और यहाँ पर एक कैशियर लेडी भी देखने को मिलती है जिसे आपको याद रखना होता है क्योंकि इसके बाद क्रिस एक होटल में जाकर चेक इन करेगी और वहीं पर होटल मैनेजर एंथनी उसे एक DVD प्लेयर ढूंढ कर देता है ताकि वो उस DVD को प्ले करके देख सके। और पता चलता है कि एंथनी ने भी पुरानी कैंप मियास्मा फिल्म में एक पुलिस वाले का रोल किया था और ओरिजिनल फिल्म की शूटिंग यहाँ से सिर्फ 20 माइल दूर एक समर कैंप में हुई थी। और उस रात क्रिस होटल में उस DVD को देख लेती है और अपनी नोटबुक में डिजायर लिख देती है। और अगली सुबह क्रिस अपनी जर्नी को शुरू करती है और वो बिली से मिलने के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देती है। और रास्ते में उसे उसकी एजेंट का कॉल आता है कि फ्राइडे को प्रोड्यूसर्स के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन क्रिस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी गाड़ी चलाती रहती है। और बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से गाड़ी वहीं पर फंस जाती है और क्रिस पैदल चलकर कैंप दिवाली तक पहुंच जाती है जहां पर बिली रहती है दोस्तों। और वहीं पर बाहर सिनेमा लिखे हुए एक बैनर लगा होता है और पूरा एरिया सुनसान जैसा देखने को लगता है। यहीं पर क्रिस चुपके से बिली के घर के अंदर चले जाती है जो किसी घर से ज्यादा एक फिल्म स्टूडियो के प्रॉप वेयर हाउस जैसा देखने को लगता है। और वहां पर एक पुराना प्रोजेक्टर भी देखने को मिलता है जिसे क्रिस ऑन कर देती है और तुरंत दीवार पर पहले कैंप मियास्मा फिल्म का वो सीन चलने लगता है जहां पर बिली का कैरेक्टर पहली बार इंटीमिडेट हो रहा था और उसकी आंखों में लिटिल डेथ का साया भी देखने को मिलता है। और इसी वक्त बिली घर आ जाती है और वो अब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसने खुद को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। और क्रिस अपना इंट्रोडक्शन देती है और बिली उसे डिनर ऑफर करना शुरू कर देती है। यहीं पर क्रिस को पहली फिल्म का पोस्टर देखने को मिलता है जिसकी टैगलाइन थी कि अगर ज्यादा रियल लगने लगे तो तुम इसे हमेशा बंद कर सकते हो। बिली इस बात को मजाक में ले लेती है और बताती है कि वो यहाँ इसलिए रहती है ताकि अगर लिटिल डेथ वापस आए तो वो मौजूद रहे। और उसने लेक के नीचे एक होल भी ढूंढा हुआ होता है जहाँ से वो इन सब फिल्म्स को निकालती हैं। और इसके साथ दोनों डिनर करते हैं और पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं। और पता चलता है कि बिली को क्रिस की पिछली फिल्म पसंद नहीं आई थी और क्रिस ये मानती है कि प्रोड्यूसर्स ने उसे इसलिए चुना था ताकि फ्रेंचाइजी की ट्रांसोफोबिक इमेज को क्लीन कर सके। और बात करते करते क्रिस अपने रिलेशनशिप और जेंडर आइडेंटिटी के बारे में भी खुलकर बात करना शुरू कर देती है। और बिली समझ आती है कि क्रिस अपनी सेक्स लाइफ से काफी ज्यादा परेशान है, वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। और दोनों कुछ देर बाद बाहर बैठकर और खुलकर और भी ज्यादा बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर बिली बताती है कि पहली फिल्म हिट होने के बाद उसे सीक्वल के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो इतनी ज्यादा बर्न आउट हो चुकी थी कि उसने
मना कर दिया था और धीरे धीरे कॉल्स आना भी बंद हो गया था। और क्रिस बताती है कि उसने 8 साल की उम्र में ही ये फिल्म्स VHS पर देखी थी और तब से वो बिली की काफी ज्यादा बड़ी फैन है और वो चाहती है कि नए रिबूट में बिली ही लीड रोल करे, लेकिन बिली मना कर देती है और कहती है कि क्रिस इस फ्रेंचाइजी के बारे में बहुत ज्यादा एकेडमिकली सोचती है, जबकि ओरिजिनल फिल्म सिर्फ दोनों चीजों के बारे में ही थी। और उस रात क्रिस को बिली के रूम से कुछ आवाजें भी सुनने को मिलती है और बाहर फ्रोजन लेक में सच में एक होल भी नजर आता है जो बड़ा हो रहा होता है। और अगली सुबह क्रिस सीधे सीधे पूछती है कि क्या इस घर में और भी कोई रहता है क्या, और बिली उसे घर चेक करने को कह देती है, लेकिन घर में कोई भी नहीं मिलता। और क्रिस अपनी एजेंट को कॉल करके बता देती है कि वो बिली को ही लीड रोल में कास्ट करना चाहती है, जो एजेंट को पसंद ही नहीं आता। और अब दोनों बैठकर कैंप मियास्मा फिल्म को शुरू से देखना शुरू करते हैं, जिसकी कहानी कुछ ऐसी थी दोस्तों, जहाँ पर कुछ यंग दोस्त कैंप पर जाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर एक अजीब कैशियर उन्हें वार्निंग देता है कि लेक के अंदर कोई रहता है। रास्ते में उनकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो जाता है और वो पैदल चलकर रात में बॉनफायर लगा देते हैं, जहाँ पर एक दोस्त उन्हें लिटिल डेथ की दुखद कहानी सुनाना शुरू करता है। और लिटिल डेथ पहले एक सिंपल बच्चा था जो जेंडर फ्लूइड था दोस्तों, और हफ्ते के कुछ दिनों में लड़का और कुछ दिनों में लड़की जैसा ड्रेसअप करने लग जाता था। एक दिन स्विमिंग करते वक्त कुछ बुलीज ने उसे पानी में डुबा दिया था और वो वहीं पर मर गया था, लेकिन कैंप वालों ने इस बात को छुपा कर रख दिया था और मरने के बाद भी उसकी आत्मा लेक के अंदर ही रहती थी और बदला लेने के लिए वापस आने लगती थी। और सब लोग ये कहानी सुनकर काफी ज्यादा एंजॉय करते थे और मजाक उड़ाते थे और फिर बंक में पार्टी करने लगते हैं। और बिली बंक से बाहर चले जाती है और एलेक्स नाम का लड़का उसके पीछे आ जाता है और दोनों इंटीमेट करने का सोच लेते हैं। और इसी बीच लेक से लिटिल डेथ निकल जाता है और बंक में मौजूद सारे लोगों को मार देता है और सिर्फ बिली और एलेक्स ही बच जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगह पर थे। और जब दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं तब बिली को पीछे से लिटिल डेथ देखने को मिलता है जो उन पर हमला करने आ जाता है, लेकिन उसी वक्त रियल दुनिया में बिली के घर की लाइट चले जाती है और फिल्म वहीं पर स्टॉप हो जाती है दोस्तों। और क्रिस और बूढ़ी बिल्ली दोनों इस सीन को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और दोनों बाहर बर्फीले मौसम में वॉक पर निकल जाते हैं और उसी रात फिर से क्लोज आने लग जाते हैं और उनकी बातों से साफ साफ होता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और क्रिस बाथरूम में जाकर इंटीमेट होने का मन बना देती है, लेकिन मिरर में उसे लिटिल डेथ के ह्यूमन फॉर्म की झलक भी देखने को मिलती है और वो फिर बिली के पास चले जाती है, लेकिन सीलिंग पर एक एयर वेंट देखकर वो डर जाती है जो लिटिल डेथ के मास्क जैसा देखने को होता है और वो वहीं पर रुक जाती है और वल्नरेबल फील करना शुरू करती है। यहीं पर बिली उसे शांत करती है और क्रिस बताती है कि उसे हमेशा अपनी रिलेशनशिप्स में इंटीमेसी इश्यूज आते रहते हैं और उसे यंग बिली के उस कैरेक्टर से काफी ज्यादा लगाव हो चुका था जब पहली बार उसने ये फिल्म देखी थी। बिली उसे दोबारा कंफर्ट कर देती है और इस बार क्रिस अच्छा फील करना शुरू करती है और अगली सुबह फ्राइडे को क्रिस प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग सेट करती है जिसे वो जूम कॉल पर ही ज्वाइन करती है। प्रोड्यूसर्स लिटिल डेथ की ओरिजिनल स्टोरी सुनाना चाहते थे और क्रिस अपनी पिच देती है कि लेक के अंदर एक होल है जिसमें लिटिल डेथ रहता है और जब वो बोर होता है तो एंटरटेनमेंट चाहता है, तभी हम सब एग्जिस्ट करते हैं। और वो कहती है कि हमने लिटिल डेथ को नहीं बनाया बल्कि उसने हमें बनाया है और उसी ने ये सारी फिल्म्स बनाई है। ये सुनकर सारे लोग कंफ्यूज होने लग जाते हैं और इसी वक्त अचानक से क्रिस अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर देती है और देखने में ऐसे लगता है कि जैसे कि किसी न किसी चीज ने उस पर काबू कर लिया हो या वो किसी ट्रांस में आ गई हो और मीटिंग भी वहीं पर रोक दी जाती है। और इसके बाद क्रिस स्टोर में जाती है जहाँ पर उसे वो पुराना पुलिस वाला कैरेक्टर और कैशियर भी देखने को मिलता है जो वही पुराना डायलॉग बोलता है जो उस फिल्म में भी बोला गया था। और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वापस कैंप तिवोली चले जाती है जहाँ पर बिली उसका इंतजार कर रही होती है और दोनों बॉनफायर के पास बैठकर बात करते हैं, जहाँ पर बिली बताती है कि उसकी कंडीशन भी क्रिस जैसी ही थी। जहाँ पर पहली फिल्म शूटिंग के दौरान उसकी कंडीशन कुछ खराब थी, जब वो रियल में इंटीमेट हो रही थी तब भी उसे कुछ फील नहीं हुआ था और जब तक उसने ये इमेजिन नहीं किया कि लिटिल डेथ उसे देख रहा है तभी पहली बार वो खुश हो पाई और तभी उसने इन चीजों को एंजॉय किया था। और तब से वो सिर्फ तभी खुश हो पाती है जब इमेजिन करती है कि लिटिल डेथ उसे देख रहा होता है। इसी बीच फ्रोजन लेक से सच में लिटिल डेथ भी निकल चुका होता है दोस्तों और क्रिस को लगता है कि कोई उसके पीछे है और पूरा माहौल धीरे धीरे कैंप मियास्मा फिल्म जैसा बनता जाता है और कैंप तिवोली का बोर्ड भी बदल कर कैंप मियास्मा हो जाता है दोस्तों। यहीं पर क्रिस को साफ साफ लिटिल डेथ देखने को मिलता है जो उस पर हमला करता है और वो भागते हुए अपने कपड़े उतारने लग जाती है और रास्ते में उसकी पार्टनर मैरी जो अपने दूसरे पार्टनर थॉर के पास आई होती है वो मिल जाती है, लेकिन लिटिल डेथ उन्हें भी मार देता है और फिर क्रिस की एजेंट आ जाती है जिसे भी लिटिल डेथ खत्म कर देता है दोस्तों। और उसके बाद प्रोड्यूसर्स भी आ जाते हैं
हैं जिन्हें लिटिल डेथ फिर से मार देता है और क्रिस भागती हुई बिली के रूम तक पहुंचती है, जहां पर बिली फ्लावर पेटल्स और कैंडल से रोमांटिक माहौल बनाना शुरू कर देती है और दोनों पूरी तरह से इंटीमेट हो जाते हैं और पहली बार दोनों कम्प्लीटली सेटिस्फाई फील करते हैं। लेकिन तभी पीछे से लिटिल डेथ उन पर हमला कर देता है और उन्हें स्पेयर से घायल कर देता है और दोनों के मुंह से खून निकलने लग जाता है। और उसी बंक में जहां पर काउंटिंग के निशान बने हुए होते हैं दोस्तों, और वहां पर एक और निशान ऐड हो जाता है। लिटिल डेथ के होल से एक नई VHS टेप भी निकलती है जिसका टाइटल होता है टीनेज सेक्स एंड डेथ एट कैंप मियास्मा और उसके पोस्टर पर क्रिस और बिली देखने को मिलते हैं। मतलब इन दोनों की पूरी कहानी एक नई फिल्म बन चुकी है। और अगली सुबह बंक नंबर 5 के अंदर क्रिस और बिली होश में आते हैं और मुस्कुराने लग जाते हैं। मतलब वो दोबारा जिंदा हो गए हैं और खून से सने होने के बाद भी दोनों काफी ज्यादा रिलैक्स्ड और खुश देखने को मिलते हैं। और वो स्टोर में आ जाते हैं जहाँ पर पहली बार कैशियर वाली लेडी बैठी होती है जो उन्हें देखकर काफी ज्यादा मुस्कुराती है और उनके आउटफिट की तारीफ भी करती है और दोनों कैंडीज खरीदना शुरू करते हैं और एक दूसरे का हाथ थामकर खुश होने लग जाते हैं और साथ में गाड़ी में बैठ जाते हैं और फ्यूल भरवाने के लिए चले जाते हैं। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है दोस्तों। ये पूरी फिल्म असल में डायरेक्टर जेन की अपनी जेंडर और सेक्सुअलिटी डिस्कवर करने की जर्नी का रिफ्लेक्शन होता है, जो खुद एक ट्रांस फिल्म मेकर होता है दोस्तों। उनकी पहली फिल्म में एक कंफ्यूज्ड आइसोलेटेड टीनेजर अपनी आइडेंटिटी इंटरनेट की दुनिया में ढूंढता है और दूसरी फिल्म में कैरेक्टर्स अपनी ट्रू सेल्फ की खोज में रहते हैं और ये तीसरी फिल्म दिखाती है कि फाइनली अपनी बॉडी, आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना और एंजॉय करना बुरी बात नहीं। यहीं पर क्रिस का कैरेक्टर बिल्कुल जेन का ही एक फिक्शनल वर्जन लगता है जिसे अपनी इंडी फिल्म के बाद एक बड़ी फ्रेंचाइजी संभालने को कहा जाता है। और लिटिल डेथ असल में डिजायर का एक इटर्नल सिंबल है। वो सबसे ज्यादा रॉ और अनफिल्टर्ड फीलिंग का रूप होता है दोस्तों, जिसे लोग अक्सर दबा देते हैं और यहीं पर दूसरे लोग शर्म महसूस करते हैं। जब भी वो अपना काम करता है तो फिल्म का पूरा मूड चेंज हो जाता है और पुराना डल लुक हटकर कुछ ना कुछ ब्राइट विजुअल्स या कलरफुल विजुअल्स आने लगते हैं, जो ये दिखाता है कि जब भी कोई अपना सबसे डीप डिजायर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो डर नहीं बल्कि आजादी जैसा फील करने लगता है। और बिल्ली का वही फेमस डायलॉग भी इसी बात को समझाता है कि असली चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि ओरिजिनल फिल्म सिर्फ फिजिकल सेंसेशन के बारे में थी, किसी थ्योरी के बारे में नहीं। और फ्रेंचाइजी की ट्रांसफोबिक ओरिजिन स्टोरी को फिल्म बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से रिक्लेम करती है। और ओरिजिनल लिटिल डेथ एक जेंडर फ्लूइड बच्चा था जिसे उसकी आइडेंटिटी की वजह से बुली करके मार दिया गया था दोस्तों, जैसा पुरानी हॉरर फिल्म में अक्सर होता है जहाँ से जेंडर नॉन कॉन्फर्मिटी को मॉन्स्टर जैसा दिखाया जाता है। और ये फिल्म उसी कैरेक्टर को शेम से निकालकर प्राइड और पावर का सिंबल बना देती है। और फिल्म में बार बार होल का सिंबल आता है जिसे लेक का होल कहा जाता है और लिटिल डेथ के मास्क का होल भी कहा जाता है और लिटिल डेथ के मास्क का होल भी होता है। और वो सीक्रेट रूम का होल जहाँ से टेप से निकलती है जो फेमिनिन इमेजरी क्रिएट करता है, जबकि लिटिल डेथ का स्पीयर और उसका फिगर मैस्कुलिन इमेजरी को रिप्रेजेंट करता है। ये सब सिंबल एक ही बात बताते हैं कि डिजायर, क्रिएशन और क्रिएटिविटी सब एक ही जगह से निकलते हैं। और फिल्म के अंदर एक और फिल्म का कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि लिटिल डेथ खुद ही सारी कैंप मियास्मा फिल्म बनाता है और रियल लोगों को अपनी फिक्शनल दुनिया के एक्टर्स बनाना शुरू करता है। जब क्रिस कहती है कि हमें उससे नहीं बल्कि उसने हमें बनाया है, ये चीज उसी को रिलेट करता है। तो ये बात इस पूरी फिल्म का क्रक्स बन जाती है दोस्तों, जहाँ पर फिक्शन और रियलिटी एक दूसरे को कैसे कैसे शेप करते हैं। और क्लाइमेक्स में जितने लोग भी क्रिस से जुड़े हुए होते हैं, जैसे उसकी पार्टनर, उसका पार्टनर, उसके पार्टनर का पार्टनर, उसकी एजेंट या प्रोड्यूसर, उन्हें लिटिल डेथ खत्म कर देता है, क्योंकि ये सिर्फ रैंडम किलिंग नहीं थी बल्कि ये सिंबॉलिक और उन सब डिस्ट्रैक्शन और प्रेशर्स का एलिमिनेशन था जो क्रिस को खुद को पूरी तरह से फील करने से रोक रहे थे। जब फाइनली क्रिस और बिली उसके बंक में इंटीमेट होते हैं जहाँ पर ओरिजिनल फिल्म शूट हुई थी, तभी लिटिल डेथ दोनों को एक ही स्पीयर से घायल कर देता है, जो एक ही वक्त में इंटीमेसी और डेथ दोनों दिखा देता है। और फिल्म के टाइटल सेक्स एंड डेथ को भी रिप्रेजेंट कर देता है दोस्तों। और सिर्फ क्रिस और बिली ही वापस जिंदा होते हैं, क्योंकि सिर्फ ये दोनों ही अपनी जर्नी पूरी कर पाते हैं और अपना डिजायर, शर्म और वर्नेबिलिटी पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। और बाकी कैरेक्टर्स सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस थे जो क्रिस को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसीलिए वो परमानेंटली खत्म हो जाते हैं। और जो नया VHS टेप निकलता है उसका नाम खुद इस फिल्म का ही टाइटल होता है। मतलब ये पूरी जर्नी खुद एक नई कैंप मियास्मा फिल्म बन चुकी है जिसकी लीड खुद क्रिस और बिली होते हैं। और एक छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है जो गैस स्टेशन की कैशियर होती है जिसका नाम फ्लो बताया गया है। और फिल्म के एंड में जब खून से सने क्रिस और बिली वापस स्टोर जाते हैं तो एक आदमी उन्हें अजीब नजरों से देखता है, जबकि फ्लो उन्हें देखकर सिर्फ इतना कहती है कि मुझे तुम दोनों के आउटफिट्स बहुत ज्यादा पसंद आए। और डायरेक्टर के मुताबिक रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उन्हें खुद एक ट्रांस पर्सन होने
के नाते रियल लाइफ में एक्सपीरियंस होता है। मतलब कभी कभी लोग अजीब तरीके से उन्हें देखना शुरू करते हैं और कभी कभी कोई बिना किसी जजमेंट के नॉर्मल तरीके से उन्हें एक्सेप्ट करके उनसे बात करता है और उनकी तारीफ भी कर देता है। फ्लो का कैरेक्टर भी कुछ इसी तरह का होता है, जो एक अच्छा कैरेक्टर है जो शायद अपनी जर्नी की शुरुआती स्टेज में है और क्रिस बिली की फ्रीडम देखकर थोड़ा सा इंस्पायर्ड फील करती है। और ये फिल्म डायरेक्टर जेन एक स्पिरिचुअल ट्रियोलॉजी का आखिरी चैप्टर होता है। मतलब जहाँ पर पहली फिल्म स्क्रीन इंटरनेट की थी और दूसरी फिल्म स्क्रीन टेलीविजन की थी और इस तीसरी फिल्म स्क्रीन सिनेमा और मूवी थिएटर की है, जहाँ पर फाइनली कैरेक्टर अपनी आइडेंटिटी से भागती नहीं बल्कि उसी फिक्शन के थ्रू अपनी सेक्सुअलिटी और डिजायर को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती है। और तीनों फिल्म्स अलग होती है लेकिन स्पिरिचुअली एक ही जर्नी को शो करती है और डिस्फोरिया और आइसोलेशन से लेकर सेल्फ एक्सेप्टेंस तक का सफर इस फिल्म में देखने को मिलता है। और फिल्म में जो सॉन्ग डेथ सीन के वक्त बजता है उसका मतलब होता है कि एक लंबे मुश्किल दौर के बाद अच्छे होने की उम्मीद जुड़ आई है, जो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। और वो पुरानी टैगलाइन अगर बहुत ज्यादा रियल लगने लगे तो इसे बंद कर दो बार बार रिपीट होने लगती है, जो एक तरफ हॉरर जॉनर की क्लासिक मार्केटिंग लाइन भी लगती है लेकिन दूसरी तरफ वो लाइन ये भी कहती है कि हम अपनी असली फीलिंग्स और अपने असली सेल्फ से स्विच ऑफ करके भाग सकते हैं अगर वो बहुत ज्यादा रियल हो जाए। और पूरी फिल्म क्रिस को यही चॉइस देती है और फिल्म का सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट ये होता है कि जब वो इसे स्विच ऑफ नहीं बल्कि पूरी तरह उसमें डाइव कर जाती है। और आखिर में जो विंटर से समर जैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब लिटिल डेथ लेक से निकलता है, वो शो करता है कि क्रिस के अंदर का वो फ्रोजन दबा हुआ इंसान आखिरकार पिघल कर आजाद हो रहा है। हमें ये चीज देखने को मिलती है और फिल्म इसी के साथ अपना अंतिम चरम छूती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इसी तरह की हॉरर फिल्म एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो मेरे भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।